चलिए पढ़ते हैं आज अध्याय 3 आरंभिक नगर क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 6। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्हें देखा कि कुछ लोग उस खंडर के घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूता घर कहा करते हैं। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी का इतना सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस सुंदर खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। यानी ये जसप्रीत और बच्चे हैं दोनों। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा प्रस्थल मिली तो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले आए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उनके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए इसके बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में मिले। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरें, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर लंबे ब्लेड आदि। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और इसके निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थीं। इसकी ईंटें इतनी पक्की थीं कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें बहुत खूब मजबूत रहें। आप देख सकते हैं ये किस तरह की महाद्वीप के आरंभिक नगर कौन कौन से थे, इनके बारे में बताया गया है। कुछ नगरों में नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो के खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सरोवर में से 2 तरफ से उतरने वाली सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगर में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर बड़े बड़े
भंडार गृह मिले। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए ये बना है महान स्नानागार, यानी कि जो उस समय पे जो चीज़ें मिली थी उनके बारे में इसमें बताया गया है कि इस तरीके के पुरातत्व स्थल मिले, यानी कि जो बच्चे देख रहे थे उसमें खंडर बोल रहे थे, तो फिर उसी की कनेक्ट करके ये जानकारियाँ दी जा रही हैं। भवन और नाले, इन नगरों के आम तौर पर एक या दो मंजिलें होती थी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों के एक अलग स्नानागार था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन से बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों पर निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? दोनों में अंतर बताओ। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बदलती हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगरों की खास इमारतों की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद उस शासक लोग खूबसूरत मानकों और सोने चांदी के बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई। यानी कि इस तरह की सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ने को मिल रहा है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियां, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? पिछले सेशन में हमने देखा था मेहरगढ़, और ये कुछ कलाकृतियां बच्चों के खेलने वाली। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें से बना नाला। ये जो आप ऊपर देख रहे थे, ये मोहनजोदड़ो की सड़क और नाले के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर। इस मोहर के ऊपर ये है मोहर, ठीक है, खास लिपि है, यानी ये जो भाषा लिखी है वो खास है कुछ उनके लिए, जो हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक। खास लिपि है। महाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने देख सकते हैं आप, ये मिट्टी के खिलौने भी हैं। चलते हैं आगे। नगर और नए शिल्प। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली, इनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते। सोने और चांदी के गहने बनाए जाते थे।
जहां मिली आकर्षक वस्तुओं में अनेक बाट और फलक। बाट, बाट तो सभी कोई जानता होगा। ऊपर पत्थर के बाट देखो, ये इस तरीके के बाट होते थे। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। उन्हें चार्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाय मानके इनमें से कई कार्लियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट और तराश कर मानके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं ओर पत्थर के धारदार फलक फलक ये हैं फलक। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, ये इस तरीके के वस्त्र। पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो में मिली थी, इनमें से कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई देते हैं। देखिए किस तरीके के कढ़ाईदार वस्त्र दिख रहे हैं। ये मूर्तियां मिली थी और इसमें इतनी बारीकी से डाढ़ी, मतलब जो वियर्ड रहती है, उसका भी उल्लेख किया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयतकार पृष्ठ मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो पृष्ठ क्रमांक 6 पे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वहां भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे? संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो के कपड़े में टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेनियस से बनी तालिकियां तकलियां सूती कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें उसे कहते हैं जो किसी खास चीज के बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मान के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना यानी डिजाइन निकालना आदि। पृष्ठ क्रमांक 26 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषकर मूर्तिकार का काम ही हो सकता है, जो कि मैंने बताया था आपको, और हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं, यानी कि हम इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उस वक्त में केवल पुरुष ही इसमें ये कला सीखते थे, नक्काशी वगैरह करने की और डिजाइन वगैरह निकालने की, या महिलाएं। कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे शायद। फेयंस, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू और स्फास्टिक पत्थरों की चूर्ण को गोंद में मिलाकर, यानी कि ये मिट्टी के और उसको मिक्स करके चूर्ण में मिलाकर बनाई जाने वाली आकृतियां हैं। उसके बाद उन वस्तुओं को एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मानके चूड़ियां और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, यानी इससे। कच्चे माल की खोज में, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उत्पन्न करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, चांदी और बहुमूल्य पदार्थ जैसे पत्थरों को वे दूर दूर से आयात करते थे।
हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे। यहाँ पर किसी भी पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों में देखो। यानी कि आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरह की बैलगाड़ियाँ बनी होती थी। एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर। ये इस तरीके की एक मोहर है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में तुमने पहिए और बाली वाहनों की जानकारी दी। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, बच्चों का खिलौना, हल। आजकल चले आगे बढ़ते हैं। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन। लोग नगरों में के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे भी शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। देख सकते हैं बच्चों के खिलौने इस तरीके के होते थे। यानी कि उस टाइम के अपन को हल तो मिले नहीं हैं। ज़्यादातर किसान पुरुष होते थे। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में यही प्रथा थी। यानी कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में हमें कुछ दो तथ्य मिले हैं, उन्हीं के आधार पे हम जानकारियां देते हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए कुछ लोगों ने नए तरीके अपनाए। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरगाहे होते थे। चरगाहे यानी जहाँ गाय चराते हैं। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। यानी कि जब पानी का सूखा पड़ जाता था, वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खादर-वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वही धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। जहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष जिस क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुएं पाई जाती हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली बड़ी साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर इसी स्थान पर बसा था। लोथल, धौलावीरा, लोथल जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों को एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने वाली उनकी छाप मिली है। लोथल का बंदरगाह है। यह बड़ा
तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यानी कि आप लोग देख सकते हैं, यानी कि समुद्र के ये बंदरगाह है जहां पर नाव वगैरह रुकती हैं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया एवं उतारा जाता था। यहाँ पर एक इमारत मिली थी, यह संभवतः मानके बनाने का काम होता है। मानके यानी मोहर, पत्थर के टुकड़े, अधबने मानके, मानके बनाने वाले उपकरण और तैयार मानके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों पर या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के लिए बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। यानी कि उन पर मिट्टी, थैलों को बंद करके उन पर मिट्टी लगाकर उनमें फिर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामने के सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया था। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे थे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई थी और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों और चरगाहों और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में आई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। कल्पना करो, तुम अपने पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल के मोहनजोदड़ो की यात्रा पर गए हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे तुम्हारे माता पिता के लिए। ये अब एक्सरसाइज आ गई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये था कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। और हड़प्पा के नगरों में अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अगर अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। आप इसमें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा आज का एक्सरसाइज।